हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों आज मैं आपको भारतीय भागीदारी अधिनियम का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसमें 52 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का विस्तार है। पहला ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, दूसरा जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तीसरा जम्मू कश्मीर तथा असम के सिवाय संपूर्ण भारत पर, चौथा है उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसमें दोस्तों जो है इसका जो विस्तार है वो है, अभी तक जो ऑप्शन था इसमें, तो अभी तक इसका ऑप्शन आपका सही माना जाता था बी, यानी अभी तक इसका ऑप्शन बी माना जाता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से अब भारत के जितने भी अधिनियम हैं वह जहाँ पर भी ये लिखे गए थे कि जम्मू कश्मीर के सिवाय, उसको हटा दिया गया है। अब सभी अधिनियम पूरे भारत में लागू होते हैं, यानी कि अब जो है विकल्प सही है। अब आपका विकल्प ए सही है, यानी संपूर्ण भारत पर भारतीय भागीदारी अधिनियम जो है इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भागीदारी अधिनियम लागू हुआ। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ दोस्तों 1 अक्टूबर 1932 को यह लागू हुआ, यानी कि विकल्प जो आपका है, विकल्प आपका सी सही है, यानी का विकल्प सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुई? तो दोस्तों पूरा जो अधिनियम था वह जो है 1 अक्टूबर 1932 को लागू नहीं हुआ था। एक धारा उसमें छूट गई थी जो कि जा करके 1 अक्टूबर 1933 को जो जा करके लागू हुई, 1 अक्टूबर 1933 को। वही पूछ रहा कि वह कौन सी धारा थी जो 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुई, जबकि पूरा जो हुआ भारतीय भागीदारी अधिनियम वह 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। तो यह धारा आपकी है 69, याद कर लीजिएगा। 69 जो आपकी धारा है वह परिवर्तन में आई थी 1 अक्टूबर 1933 को, और सभी धाराएं 1 अक्टूबर 1932 को परिवर्तन में आई थीं। अगला प्रश्न आपका है कि कारोबार किस धारा में परिभाषित है? तो कारोबार को दोस्तों परिभाषित किया गया है धारा 2 आपका 2 खा में। कारोबार को धारा 2 खा में परिभाषित किया गया है। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि आखिर कारोबार के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो है कारोबार के अंतर्गत आता है कि हर जो है व्यापार आता है, उपजीविका आती है, उपजीविका और वृत्ति यह सब जो है व्यापार के अंतर्गत आते हैं। यह सभी जो है कारोबार के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 खा में यह सब इसको बताया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि भागीदार फर्म तथा फर्म नाम से संबंधित धारा है। तो ये किससे संबंधित धारा है यह? तो यह जो है आपका धारा जो है धारा घा, यानी कि सेक्शन जो है इसका विकल्प जो है आपका घा, यानी सेक्शन 4। यह जो सभी चीज़ें भागीदारी, भागीदार, फर्म नाम, सब धारा 4 में इसके बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न आपका है कि कारोबार के अंतर्गत आता है। हमने इसको आपको पहले ही बता दिया कि कारोबार के अंतर्गत जो आता है, तो इसके अंतर्गत आता है कोई व्यापार, उपजीविका और वृत्ति इसके अंतर्गत आती है, यानी आपका विकल्प का सही है। अगला है विहित शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो विहित शब्द जो है दोस्तों धारा जो है 2 गा में परिभाषित किया गया है। विहित शब्द को धारा 2 गा में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है पद पर व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो पर व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प का सही है, यानी कि जब यह किसी फर्म या उसके किसी भागीदार के संबंध में प्रयुक्त किया गया है तब ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो फर्म में भागीदार नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा परिभाषा खंड से संबंधित है? तो इसमें जो है आपका परिभाषा खंड से जो संबंधित धारा है वह है धारा 2, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। इसमें भारतीय ये जो भागीदारी की प्रकृति से संबंधित अध्याय है, तो प्रकृति से संबंधित अध्याय जो है भागीदारी की प्रकृति से संबंधित अध्याय जो है अध्याय 2 है। कौन सा है? अध्याय 2, यानी कि आपका विकल्प सी सही है, का विकल्प सही है। एक अविभाजित परिवार के सदस्य जो उस हैसियत में पारिवारिक कारोबार चलाते हैं कहलाते हैं। एक अविभाजित परिवार के सदस्य जो उस हैसियत में पारिवारिक कारोबार चलाते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कारोबार में वह भागीदार नहीं कहलाते हैं।
ठीक, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें बंटवारा नहीं, संयुक्त परिवार है, ठीक है, वह जो है भागीदार नहीं माने जाते आपस में। अगला प्रश्न, भागीदारी के आवश्यक तत्व हैं। तो भागीदारी के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? पहला है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के बीच करार का और खा दोनों सही है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें जो है का और खा दोनों सही है, यानी कि भागीदारी के आवश्यक तत्व में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच करार होता है। अगला प्रश्न है, भागीदारी संबंध सृष्ट होता है। तो भागीदारी जो संबंध है वह सृष्ट होता है किससे? परिस्थिति से, संविदा से। परिस्थिति और संविदा दोनों से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है कि भागीदारी का संबंध जो है संविदा से सृष्ट होता है, ना कि परिस्थिति से। अगला जो है, किस मामले में अवधारित किया गया कि भागीदारी का सृजन संविदा से होता है, ना कि परिस्थिति से? तो यह जो है मामला किस बाद में आया, किस बाद में यह कहा गया कि भागीदारी का सृजन संविदा से होता है, ना कि परिस्थिति से? यह आया नानचंद गंगाराम सेठजी के बाद में यह बात कही गई। नानचंद गंगाराम सेठजी के बाद में यह बात कही गई। संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या समान हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना ऐसे व्यक्तियों को बना देता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या बना देता है? ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति में भागीदार वह नहीं बनाता है। याद रखिएगा कि संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त या समान हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना ऐसे व्यक्तियों को बना देता है, संपत्ति में भागीदार नहीं। ऐसा कोई अंश पाता है तो सिर्फ अंश पाने से वह संपत्ति में भागीदार नहीं बन जाता है। अगला, भागीदारी के अस्तित्व का उदाहरण करने के लिए पक्षकारों के वास्तविक संबंधों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यह कथन किस मामले में किया गया? तो यह कथन जो है आपका किस मामले में किया गया? काक्स बनाम हिफमैन। काक्स बनाम हिफमैन, यानी कि आपका विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न आता है, इच्छाधीन भागीदारी से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इच्छाधीन भागीदारी से प्रावधान जो कहाँ किया गया है वह किया गया धारा 7 में किया गया है। अब इच्छाधारी भागीदारी के आवश्यक तत्व हैं। करार में भागीदारी की कालावधि का उल्लेख ना होना, करार में भागीदारी के परिवसान का उल्लेख ना होना, उपरोक्त दोनों सही है। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो विकल्प आपका सी सही है, यानी गा विकल्प सही है। जहाँ की भागीदारों के मध्य की संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अस्तित्वावधि के लिए या उनकी भागीदारी के परिवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, वहाँ ऐसी भागीदारी होती है। अभी देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था उसी को एक साथ इसने कह दिया। तो ऐसी भागीदारी कैसी होती है? बहुत ही ऐच्छिक भागीदारी, यानी इच्छाधीन भागीदारी उसको हम कहते हैं, यानी विकल्प आपका बी सही है। का और खा मिलकर एक वाहन का क्रय विक्रय कर उससे प्राप्त लाभों में बराबर बराबर अंश पाने का करार करते हैं। ऐसा करार कहलाता है, ऐसा करार क्या कहलाता है? तो ऐसा करार कहलाता है विशिष्ट भागीदारी। ऐसा करार कहलाता है विशिष्ट भागीदारी, क्योंकि यहाँ एक विशिष्ट कार्य के लिए दोनों लोग एक वाहन के क्रय विक्रय में उससे प्राप्त लाभों को बराबर बराबर अंश में पाने का करार करते हैं, एक विशिष्ट कार्य है। अगला है, भागीदारी फर्म का अभिकर्ता होता है। तो भागीदारी फर्म का जो अभिकर्ता होता है वह क्या होता है? भागीदारी फर्म का अभिकर्ता कारोबार के प्रयोजन के लिए होता है। भागीदारी फर्म का अभिकर्ता होता है कारोबार के प्रयोजन के लिए, ठीक। भागीदारों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अवधारण होता है। तो भागीदारों के कर्तव्यों और अवधारण, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा कैसे होता है? भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा उनका अवधारण होता है। विशिष्ट भागीदारी प्रावधानित है। तो विशिष्ट भागीदारी किस सेक्शन में प्रावधानित है? ये धारा 8 में प्रावधानित है। वहीं धारा 7 में कौन सी? इच्छाधीन भागीदारी। भागीदारों का कर्तव्य है फर्म के फायदे के लिए कारोबार को चलाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र एवं वफादार रहें, फर्म से संबंधित किसी भी जानकारी को भागीदारों या उनके वैध प्रतिनिधियों को अवगत कराते रहें। उपरोक्त सभी इसमें सही है, उपरोक्त सभी सही है इसमें। भागीदारों के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व हैं। पारिश्रमिक ना पाने का हक, लाभ एवं हानि में अभिदाय, ब्याज एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी जो है सही है, विकल्प डी सही है, यानी घा। फर्म की संपत्ति में सम्मिलित है। तो फर्म की संपत्ति में कौन कौन सम्मिलित है?
फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई संपत्ति फर्म द्वारा या फर्म के लिए या फर्म के कारोबार के परियोजनार्थ क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित संपत्ति ऐसी संपत्ति में के अधिकार हित या गुडविल। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है, सभी जो है वो फर्म संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अगला जो आपका है 27, जब भागीदारों की संविदा के अधीन फर्म की संपत्ति भागीदारों एवं अन्यथा कारोबार के प्रयोजन के लिए धारित या उपयोजित किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फर्म की संपत्ति का उपयोजन, यानी विकल्प आपका का सही है। अगला, फर्म की संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता है? फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई संपत्ति, गुडविल, उपरोक्त दोनों या लाभ है, यानी कि इसमें जो है फर्म की संपत्ति में जो है लाभ नहीं आता है, ठीक, और सभी आता है। भागीदार का आपात में प्राधिकार से संबंधित धारा कौन है? तो आपात से संबंधित प्राधिकार में भागीदार का आपात में प्राधिकार से संबंधित धारा है, यह है धारा 21। कौन सी धारा? 21 है, यानी विकल्प खा सही है। क्या भागीदार द्वारा फर्म के मामलों से संपृक्त स्वीकृति या विपदेशन फर्म के विरुद्ध साक्ष्य होता है? तो इसमें जो है आपका विकल्प सही है ए, यानी हाँ, यानी होता है, साक्ष्य होता है। भागीदार द्वारा फर्म के मामलों में संपृक्त स्वीकृति या विपदेशन फर्म के विरुद्ध कब साक्ष्य होता है? तो यह होता है जब वह कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो, यानी विकल्प आपका का सही है। जब वह कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया हो तब भागीदार द्वारा फर्म के मामलों से संपृक्त स्वीकृति या विपदेशन फर्म के विरुद्ध साक्ष्य होता है। अगला है कारोबार के संचालन से संबंधित धारा है। तो कारोबार के संचालन से संबंधित जो है वह है आपका धारा 12। कारोबार के संचालन से संबंधित धारा 12, यानी विकल्प खा सही है। हर भागीदार फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं अन्य सब भागीदारों के साथ दायी होता है। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो आपका विकल्प है पहला संयुक्तता, दूसरा है पृथकता, तीसरा संयुक्तता पृथकता, दोनों कोई सही नहीं है। तो इसमें आपका विकल्प जो है सी सही है, और संयुक्तता और पृथकता दोनों तरीके से दायी होता है। दो भाइयों मोहन तथा सोहन की साझेदारी में केवल सोहन ही कार्य करता, संविदाएं करता है और धन उधार लेता है, और उसी ने प्रोनोट पर राजू से रुपया उधार लेता है। क्या बगैर प्रोनोट पर लाए गए बाद में मोहन के विरुद्ध बिक्री को परिवर्तित कराया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, उसका आंसर है हाँ, यानी विकल्प का सही है। भागीदार के सदोष कार्य के लिए फर्म कब दायी होता है? जब भागीदार का कार्य कारोबार के सामान्य क्रम में किया गया हो, जब वह अन्य भागीदारों द्वारा स्वीकृत प्राधिकार की सीमा में किया गया हो, उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, यानी विकल्प आपका सी सही है। अगला जो है आपका किस मामले में आधारित किया गया कि यदि भागीदार फर्म का कोई भागीदार विधि का उल्लंघन करता है तो वह फर्म द्वारा विधि का उल्लंघन माना जाएगा और फर्म के सभी भागीदार ऐसे उल्लंघन के लिए दायी होंगे। तो यह माना कि आपका जो है में आर्यम एक्सपोर्ट्स बनाम कर्नाटक राज्य, यानी विकल्प आपका सी सही है। इस बाद में ऐसा कहा गया। क्या किसी फर्म के भागीदार द्वारा कपट या सदोष कार्य व्यक्तिगत रूप से किया गया है तो फर्म उत्तरदायी होगा? तो इसमें जो है आपका जो विकल्प है वह है नहीं। इसमें जो है आंसर जो है वो है नहीं। अगर किसी फर्म के भागीदार द्वारा कपट या सदोष कार्य व्यक्तिगत रूप से किया गया है तो फर्म उत्तरदायी नहीं होगा। विपदेशन से संबंधित धारा है, तो विपदेशन से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 28। धारा 28, विपदेशन किया जाता है मौखिक लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा, उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका विकल्प जो सही है आपका विकल्प डी सही है, किसी भी तरीके से विपदेशन किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में विपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है? मृत भागीदार की दशा में, दिवालिया भागीदार की दशा में, निष्क्रिय भागीदार की दशा में, उपरोक्त सभी दशा में। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है डी सही है, उपरोक्त सभी दशा में क्या है? विपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्या कोई अप्राप्त पे भागीदार के फायदे में सम्मिलित हो सकता है? सभी अन्य भागीदारों की सहमति से, भागीदारी के करार से, भागीदार होने के नाते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है का, सभी अन्य भागीदारों की सहमति से कोई भी अप्राप्त पे भागीदार के फायदे में सम्मिलित हो सकता है। क्या कोई आवेश किसी फर्म का भागीदार हो सकता है? तो इसका आंसर जो है इसका आपका 42 का, यानी कि का नहीं। क्या कोई आवेश किसी फर्म का भागीदार हो सकता है? नहीं। तो इसका है आंसर
का और उसके सिर्फ फायदे में भागीदार हो सकता है, भर्म में भागीदार नहीं हो सकता है। क्या यह कहना सत्य है कि किसी अप्राप्त व्यय का अंश फर्म के कार्यों के लिए दायी है, लेकिन अप्राप्त व्यय ऐसे कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा? हाँ, यह सत्य है, क्योंकि कोई भी अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता, उसका अंश ही उसके कार्य के लिए दायी होता है। कोई अप्राप्त व्यय प्राप्त व्यय होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर अपने को किसी फर्म में भागीदार होने का या ना होने के निर्वाचन की सूचना दे सकेगा? तो यह 6 माह के भीतर, यानी विकल्प आपका सी सही है। यदि कोई प्राप्त व्यय होने के 6 माह के भीतर ऐसे फर्म में बने या ना बने रहने की सूचना देने में लोभ करता है, तो वह उक्त 6 माह के बाद फर्म का होगा, वह होगा भागीदार होगा फर्म का। यानी आपका जो है विकल्प जो है ए सही है, यानी फर्म का वह भागीदार होगा, का विकल्प सही है। कोई व्यक्ति भागीदार के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना, सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति से, अपनी मर्जी से, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प खा, सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति से कोई भी व्यक्ति भागीदार के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है। भागीदार के निवृत्त होने से संबंधित धारा है, तो उससे निवृत्त होने से संबंधित धारा है धारा 32, यानी आपका विकल्प का सही है। अगला जो है कोई भागीदार निवृत्त होगा अन्य सब भागीदारों की सम्मति से, उन सबके अव्यक्त करार से, जहाँ की भागीदार इच्छाधीन है वहाँ अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना से उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसमें जो है आपका जो विकल्प है वो आपका विकल्प डी सही है, यानी घा विकल्प सही है। गलत उत्तर बताइए। भागीदार का निवृत्त होना कहा जाएगा अन्य सब भागीदारों की सम्मति से, जहाँ की भागीदारी इच्छाधीन है वहाँ अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना देना। भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार, भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार, भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार, भागीदारों के अभिव्यक्त करार के बिना। तो इसमें जो आपका गलत आंसर है वो है आपका डी। अगला जो है आपका भागीदार के निष्कासन से संबंधित धारा है, तो भागीदार के निष्कासन से संबंधित धारा है धारा 33, यानी विकल्प का सही है। किसी भागीदार का निष्कासन किया जा सकेगा सब भागीदारों के अव्यक्त सहमति से, भागीदारों के अव्यक्त करार से, भागीदारों की लिखित सूचना से, भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भाव पूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदार की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है डी सही है। अगला कौन सी धारा भागीदार के दिवाले से संबंधित है? तो ये धारा है 34, भागीदार के दिवाले से संबंधित, यानी विकल्प का सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। और दोस्तों इसका और 52 क्वेश्चन है, अगला पार्ट में जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।